बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथो की ऑस्पी फर्स्ट फेब की उसके की मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये पेपर मैंने लिया था मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान एमसीपी के ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में डेली की ऑस्पीज शेयर हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ऑब्जर्व स्टेशन है, पैथो में 4 ऑब्जर्व स्टेशन आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑब्जर्व स्टेशन पे फर्स्ट फेब की ऑस्पी में था ग्राम स्टेनिंग, सेकंड पे यूरिन एनालिसिस, थर्ड पे स्टूल एनालिसिस और फिर कोगुलेज टेस्ट। कोगुलेज टेस्ट मैंने जैसे पहले सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि एक बेंच टेस्ट आना होता है। बेंच टेस्ट कौन से टेस्ट हैं? कोगुलेज टेस्ट हो गया, कैटालेज टेस्ट वगैरह हो गया, जिनसे फौरी इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब साथ ऑक्सीडेज टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग के यूरिन एनालिसिस, स्टूल एनालिसिस और कोगुलेज की नहीं अपलोड की थी मैंने वीडियो, बाकी सब की डिटेल्ड ना परफॉर्मेंस की लैब में परफॉर्मेंस की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले, ग्राम स्टेनिंग में एक तो परफॉर्मेंस आती है कि ग्राम स्टेनिंग करनी कैसे है, वो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं अभी ना उसका ये कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लिंक कर देती हूँ, पेस्ट या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो वहाँ से एक दफ़ा देख लीजिएगा प्रोसीजर कैसा होता है। उसके बाद इससे रेलिवेंट वाइवा में प्रोसीजर आपसे पूछेंगे, आपको प्रोसीजर लिखने के लिए भी आएगा। रिज़ल्ट्स आपने बताने कि ग्राम स्टेनिंग के रिज़ल्ट कैसे आपको शो होता है। ग्राम स्टेनिंग में अगर पॉजिटिव है तो वो कैसे अपीयर होगा, पॉजिटिव बैक्टीरिया पिंक अपीयर होते हैं, तो नेगेटिव है तो वो कैसे अपीयर होगा। नेगेटिव पिंक होते हैं तो पॉजिटिव ब्लू होते हैं, ब्लू वायलेट कलर के पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव पिंक रेड कलर के अपीयर होते हैं। फिर इसके रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव स्पीशीज़ कौन कौन से बैक्टीरिया जो पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं, ये अभी मैं डिटेल से करवाती हूँ दोबारा एक दफ़ा। यूरिन एनालिसिस में क्या होता है कि पूछेंगे कि एक सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगी होती है यूरिन के, और उसको आपने एनालाइज करना होता है, बताना होता है देख के कि उसके अंदर क्या है। अच्छा, माइक्रोस्कोप में ना लेंस होते हैं डिफरेंट, 10x का हो गया, 40x का हो गया और 100x। जो तो 100x है ना, जिसको हम कहते हैं ऑयल इमर्जन लेंस, जितनी भी हमारी स्टेनिंग वाली है ना, आइदर इट्स ग्राम स्टेन और ZN स्टेन, ग्राम स्टेनिंग वाली होगी या फिर ZN स्टेन, ये जो दोनों होती हैं ना, ये ऑयल इमर्जन लेंस से फोकस होती हैं। अगर आपको ये वाला आ जाए ना ऑयल इमर्जन लेंस पे ग्राम स्टेनिंग या ZN स्टेनिंग, तो आपको फोकस नहीं करना होता, फोकस उन्होंने किया होता है। और उसको वो करके देने की रीज़न ये होती है कि जब इसको 100x वाले पे आप फोकस करते हैं ना, तो वो 100x और स्लाइड के ऊपर, ये बेसिकली ये स्लाइड होती है, ठीक है। और इसके ऊपर ना यहाँ पे आपकी कवर स्लिप और इधर ये सैंपल था, ठीक है, कवर स्लिप के नीचे सैंपल आपका। इसके ऊपर ना देखने के लिए एक ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे साथ आपका लेंस आ गया, ये माइक्रोस्कोप का लेंस है, ठीक है। लेट्स सपोज ये उसका बाकी लेंस वगैरह, ठीक है। ये 100x वाला लेंस है, 100x वाला लेंस है, नीचे ग्लास स्लाइड है और उसके ऊपर फोकस कर लूँ मैं इसको ऊपर ऑयल ड्रॉप डाला हुआ है। अब जब ये वाली दोनों स्लाइड्स आएंगी ना, तो आपको फोकस करने के लिए इसलिए नहीं देते कि जब आप इसको फोकस करने के लिए उसकी स्टेज को ऊपर नीचे करते हो, कोर्स या फाइन फोकस करते हो, तो ये स्लाइड टूट सकती है। तो इसमें बेनिफिट ये स्टूडेंट को हो जाता है कि आपको ये स्लाइड फोकस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब आपके पास आ जाए यूरिन सैंपल या फिर स्टूल सैंपल आ जाए, तो इन दोनों को पहले 10x पे देखना होता है, फिर 40x पे फोकस करना होता है। तो ये आपको फोकस करने के लिए कह सकते हैं। मेरे से बनाई नहीं गई थी वीडियो इस दफ़ा फोकसिंग के, होप्स आपको पता होगा। फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने काफ़ी दफ़ा माइक्रोस्कोप फोकस किया, हिस्टो की स्लाइड्स फोकस की हैं, तो कुछ आइडिया होगा। फोकस करने के लिए सबसे पहले हमने उसकी कोर्स फोकसिंग करनी है, तो सबसे पहले तो स्टेज फोकस कर लिया ना कि कहाँ पे है आपकी स्लाइड, उसके ऊपर आपने बिल्कुल ना वो लेंस लेके आए हो स्लाइड पे, जहाँ पे आपने जो एरिया देखना है वो आपने स्टेज फोकस करने से कर लिया। फिर आपने कोर्स फोकसिंग करनी होती है। कोर्स फोकस करने से आपको थोड़ा सा पहले स्लाइड बिल्कुल वाइट नज़र आ रही होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब फोकस है ही नहीं ना, तो आप कोर्स फोकस उसके साइड पे ना बेसिकली ऐसे 2 नॉब्स बनी होती हैं, ये जो है ना माइक्रोस्कोप है उसका तकरीबन इस तरह करके नीचे है, ये स्टेज सा है, तो यहाँ पे साइड पे ये नॉब्स होती हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसमें ना ये वाली जो बड़ी वाली होती है उसको हम कहते हैं कोर्स फोकस या कोर्स एडजस्ट, और इसको हम कहते हैं फाइन फोकसिंग के लिए आती है, ये फाइन फोकस के लिए नॉब होती है। सबसे पहले आपने कोर्स फोकस वाले को घुमाना, तो आपको स्लाइड ना थोड़ी पिंक या पर्पल सी नज़र आने स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे थोड़ा सा नज़र आने लगा है ना, आप कोर्स फोकसिंग कर ही रहे हो, तो जहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है पिंक सा या कोई पर्पल कलर या किसी भी किस्म का थोड़ा कलर नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने कोर्स फोकस को स्टॉप करके फाइन फोकस स्टार्ट कर देना होता है। जब फाइन फोकस करते हैं तो पहले वो एक कलर नज़र आ रहा था, अब उसकी फाइन फोकसिंग हो जाती है और आपको उसके अंदर सपोज पहले ना इस तरह का ना एक आपको एरिया नज़र आया, ये कलर्ड एरिया, ठीक है, जैसे ये ब्लू है ना, तो ये पर्पल सपोज करें कि नज़र आया। उसके बाद जब ये आपको है कोर्स फोकस है, जब आपने इसको मज़ीद फोकस किया ना, तो इसके अंदर आपको ऐसे नज़र आ गए,
कोकाई नज़र आ रहे हैं। तो ये किससे नज़र आए? फाइन फोकसिंग से। यूरिन और स्टूल 10x और 40x पे, सबसे पहले 10x पे इसको फोकस करना था, फिर 40x पे। और जो ऑयल इमर्जन और ग्राम स्टेनिंग है, इसका ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि उसको किस पे हम देखते हैं, ऑयल इमर्जन लेंस पे या फिर 100x के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टूल एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या होता है? बेसिकली यूरिन के प्रेपरेशन है कि उसकी स्लाइड प्रेपरेशन कैसे करनी है, और फिर उस स्लाइड को देखना कैसे। आपको स्लाइड दी जाएगी, बात में कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि आपको स्लाइड दी जाएगी, माइक्रोस्कोप में स्लाइड दी होगी, आपने उसमें देखना आपको क्या नज़र आ रहा है, और उसकी बेसिस पे आपने बताना कि इस पेशेंट को क्या इशू था। यूरिन सैंपल में कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक पस सेल्स नज़र आ सकते हैं, RBCs वगैरह नज़र आ सकते हैं, और क्रिस्टल्स नज़र आ सकते हैं। हर जो से ये चीज़ है ये एक डिफरेंट कंडीशन में नज़र आती है। तो अभी मैं डिटेल से आपको सारा ये बताऊँगी, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद स्टूल एनालिसिस का मैंने डिटेल्स से बताया था कि स्लाइड कैसे प्रिपेयर करनी है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं एक स्लाइड पे, और उसी पे एक हाफ पे आयोडीन के साथ स्मीयर को हम वो मिक्स करते हैं, और जो हाफ पे है उस सैंपल को हम मिक्स करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ, और फिर उसके ऊपर हमें ट्रोफोजाइट्स वगैरह नज़र आते हैं। अब इसमें स्टूल एनालिसिस में पूछा गया कि क्या था कि स्लाइड कैसे प्रिपेयर करनी है, और सारे डायग्राम्स ड्रॉ करनी थी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ के ट्रोफोजाइट्स की, नॉट एग्स, ट्रोफोजाइट्स, ठीक है। उसके बाद आता है कॉगलेस टेस्ट, पूछा हुआ था कॉगलेस टेस्ट कैसे करना होता है, तो और साथ मेथड्स पूछे हुए थे, रिजल्ट पूछे, डिफरेंस क्या है फ्री और बाउंड कॉगुलेज में, ये इसका भी अभी मैं डिटेल से बताती हूँ। उसके बाद है कॉगुलेज पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म और नेगेटिव स्पीशी कौन सी है। सो फर्स्ट वाला जो था ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग की सबसे पहले आपने वो वीडियो देखनी है। उसके बाद अगर इसकी थ्योरी की बात करें ना, तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, बेसिकली ग्राम स्टेनिंग का पर्पस क्या है। आपसे वाइवा में पूछते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्यों की जाती है। ग्राम स्टेनिंग का पर्पस ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, वो माइक्रोस्कोप में ऐसे नज़र नहीं आ सकते हमें, तो इसलिए हम उनको देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम उनकी स्टेनिंग करते हैं। और स्टेनिंग की बेस पे एक तो हमने उसको देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए उसको किया, स्टेन किया, और दूसरा ग्राम स्टेन का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये डिफरेंशियल स्टेन है। ग्राम स्टेन क्या है? डिफरेंशियल स्टेन है। डिफरेंशियल स्टेन का मतलब क्या होता है कि ये दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करता है। किस किस में? ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव के अंदर डिफरेंशिएट करेगा, और साथ ग्राम नेगेटिव में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चीज़ों में इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल स्टेन है। इसका प्रोसीजर कैसे होगा कि सबसे पहले स्टेप्स में हम लोगों ने एक स्मीयर प्रेपरेशन करनी। स्मीयर प्रेपरेशन का अलग से भी आ जाता है, ये फोकस नहीं हो रहा, वेट। स्मीयर प्रेपरेशन का एक अलग से भी आ सकता है कि आपको हो सकता है कि सिर्फ स्मीयर प्रेपरेशन का ही पूछें कि स्मीयर प्रेपरेशन क्या है, तो उसकी मैंने एक अलग वीडियो अपलोड की थी कि स्मीयर प्रेपरेशन कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपने जो भी सैंपल है, अगर आपके पास वो आपने किसी एगर से उठाया है, कल्चर मीडिया से उठाया है, तो एक मिनट नमाज के बाद बनाती हूँ। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेन है, और ये दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये ग्राम स्टेनिंग का फ़ीचर हो गया। हमने प्रोसीजर करना, सबसे पहले प्रोसीजर में आता है कि सबसे पहले स्मेयर बना के स्मेयर को ड्राई करना होता है, एयर ड्राई करना है स्मेयर को, और उसके बाद ना उसको फ्लेम के ऊपर फिक्स करना होता है। बर्नर बंसन बर्नर यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर ना उसको फिक्सेशन करनी होती है। फिक्सेशन का पर्पज़ ये होता है कि सेल वॉल उसकी थोड़ी सी डिसरप्ट हो जाती है, और वो जो भी डाई हम यूज़ करेंगे, इसमें हमने 3 डाई यूज़ करने हैं। जैसे क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले जो डाई यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने उसको हीट फिक्स किया होगा तो वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा। बजाय इसके कि बगैर हीट फिक्सेशन के हम करें तो वो डाई सही से पेनिट्रेट नहीं करता सेल वॉल में। तो हीट फिक्सेशन का पर्पज़ क्या है कि सेल वॉल थोड़ी सी ओपन अप हो जाएगी, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से जो डाई है वो अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा। उसके बाद डाई क्रिस्टल वायलेट ऐड करने के बाद 1 मिनट वेट करना है। स्लाइड को टैप वाटर से वॉश करना है। फिर आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है। सबसे पहले कि हमारा प्राइमरी डाई था क्रिस्टल वायलेट, उसके बाद जो आयोडीन है ना वो एज अ फिक्सेटर ऐड होना है। हीट किया था हमने फ्लेम को फिक्सेशन के लिए। अब जो क्रिस्टल वायलेट है ना उसको फिक्स करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया। आयोडीन ने भी सिंपली क्या करना है कि उसकी पेनिट्रेशन जो क्रिस्टल वायलेट की है उसको इंक्रीज़ करेगा, और क्रिस्टल वायलेट अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा डाई। उसके बाद हमने अगेन वॉश करना है टैप वाटर से। मैं अगेन बता रही हूँ कि इसका सारा प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करके अपलोड किया हुआ है, आप एक दफ़ा वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, थ्योरेटिकल इतनी अच्छे से चीज़ें नहीं समझ आती। उसके बाद आ जाता है ये वाला हमने कर लिया, आयोडीन का कर लिया। उसके बाद हमने 95% अल्कोहल इसके ऊपर ऐड करनी है,
और उसको वॉश करना है। उसको पर्पज़ क्या है कि एक्सेस डाई वॉश हो जाएगा। अब मैंने वीडियो में बताया था एक पॉइंट कि जब हम करते हैं ना अल्कोहल ऐड करते हैं तो ये सपोज हमारी जस्ट फोकस, ये देखिए ये हमारी स्लाइड है। स्लाइड को थोड़ा सा ना हमने ऐसे स्लांट प्लेस करना है, लाइक ज़रा टेढ़ा प्लेस किया हुआ। ये वाला एंड इसका ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। यहाँ पे था हमारा स्मीयर, और स्मीयर के ऊपर इस वक्त ना क्रिस्टल वायलेट कलर और आयोडीन के साथ तो फिक्स हुआ हुआ है, पर्पल सा हुआ हुआ है। हमने यहाँ से ना ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करनी है इसके ऊपर अल्कोहल, 95% अल्कोहल। और इसको इस टेढ़ी पोजीशन में रखने का पर्पज़ ये है कि जब यहाँ से अल्कोहल का एक एक ड्रॉप आएगा ऐड होगा तो वो यहाँ से नीचे गिरेगा ना, इसके ऊपर से गुजरते हुए। सपोज ऊपर से आप गिरा रहे हो अल्कोहल तो वो यहाँ से नीचे आएगी। अब जो ऊपर से आप डाल रहे हो अल्कोहल वो कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है। और जो नीचे स्पेलिंग गलत लिखें, कलरलेस अल्कोहल है। जो नीचे से आ रहा है उसके अंदर कलर होगा, कौन सा, पर्पल सा कलर होगा, लाइक वो स्टेन को वॉश करते हुए साथ लेके आ रही है ना। हमने अल्कोहल तब तक ऐड करनी है जब तक ये जो ड्रॉप हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं और जो ड्रॉप नीचे से निकल रहा है उनका कलर सेम नहीं हो रहा था। मतलब अगर हमने ट्रांसपेरेंट ऐड किया ना ऊपर तो नीचे से भी ट्रांसपेरेंट निकले, इसका मतलब है कि हमारी स्लाइड अच्छे से डिक्लोराइज हो गई है। हमने एक्सेसिव डिक्लोराइजेशन नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे पहले हमने जो ग्राम पॉजिटिव ने रिटेन किया हुआ है ना स्टेन, जिन पॉजिटिव ने रिटेन किया हुआ है उनके ऊपर से भी स्टेन उतरने लग जाएगा एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से। तो अल्कोहल ऐड की थोड़ा सा जैसे स्लाइड सपोज ये स्ट्रेट ये ऐसे है ना, तो हमने स्लाइड को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा प्लेस किया, ऊपर वाली साइड से हमने ऐड किया अल्कोहल को और नीचे से वो निकल रही है। कलर फुल होगी पहले, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगी, तब तक हमने ऐड करना है। ये वाला हो गया। उसके बाद है कि वॉश करना है स्लाइड को सादा पानी से। फिर उसके बाद हमने सेफ्रानिन स्टेन, सेफ्रानिन इसके अंदर काउंटर स्टेन है, वो ऐड करना और 30 सेकंड्स तक, 30 सेकंड से 1 मिनट हमने हर चीज़ को ऐड करने के बाद 1 मिनट वेट किया। और सेफ्रानिन में भी तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना। फिर वॉश करना है अगेन स्लाइड को। और अब स्लाइड हमको ड्राई करके उसके बाद मैंने पहले बता दिया था कि ऑयल इमर्जन लेंस पे देखने के लिए एक ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल इमर्जन लेंस पे देख लेंगे। अब इससे रेलिवेंट वाइवा पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट जो पूछा होता है, सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक नज़र आते हैं, पिंक या रेड, पिंक होते हैं बेसिकली, थोड़ा रेड रेड सा कलर होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो वायलेट या फिर ब्लू कलर के नज़र आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। तो ग्राम पॉजिटिव पिंक नज़र आने सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, ग्राम नेगेटिव ब्लू होंगे। पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है ग्राम पॉजिटिव में, नेगेटिव में थिन होती है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, नेगेटिव में होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस अब जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है उसी में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगी ना, तो ग्राम नेगेटिव में होती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। लिपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन भी पॉजिटिव में नहीं होते, नेगेटिव में होते हैं। बीटा लैक्टमेज भी, क्योंकि पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ही होता है तो ये ग्राम नेगेटिव में होगा, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगा। उसके बाद ना इसमें था कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की बेस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया आ रहा है और नेगेटिव। इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है कि पॉजिटिव जो से कोकाएँ हैं ना उसको याद रखना एस से, डबल एस से, जैसे स्क्रीनशॉट एस, एक एस से मैंने फार्मा में भी याद करा था ना, स्प्लिट स्क्रीन 1/2, जिसका मतलब था एस एब्रीवेशन का। खैर यहाँ पे एस का मतलब क्या है एब्रीवेशन से, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये पॉजिटिव कोकाएँ हैं। जो पॉजिटिव रॉड्स हैं उसका निमोनिक है ABCDL। A फॉर एक्टिनोमाइसिस, B फॉर बैसिलस, C फॉर क्लॉस्ट्रीडियम, D फॉर डिफ्थेरिया, L फॉर लिस्टेरिया। अच्छा, ये निमोनिक बहुत इजी बना देते हैं क्लासिफिकेशन को याद करने को। आपके पैथो के MCQs, वाइवा क्वेश्चन और ये जो ऑस्पी वगैरह में काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे, क्लासिफिकेशन याद रहती है। पता है क्या, टोटल सिर्फ 2 हैं जो पॉजिटिव को काएँ, टोटल 5 जो से हैं वो हैं, अगर सिर्फ कोकाई की बात करें तो टोटल 2 पॉजिटिव कोकाएँ हैं, 2 नेगेटिव कोकाएँ हैं, और टोटल 5 हैं वो पॉजिटिव रॉड्स हैं। उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव रॉड्स हैं। तो वो क्लासिफिकेशन याद करना और MCQs में इसको ईजिली पिकअप करना आसान हो जाता है। ABCDL, एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, डिफ्थेरिया और लिस्टेरिया। ग्राम नेगेटिव कोकाई में 2 हैं, NM, नेगेटिव से NM याद रख लें, NM, नाइजेरिया और M फॉर मोरेक्सेला, हमारी बुक में नाइजेरिया है सिर्फ। रॉड्स उसके अलावा बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं ना वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। वो एंटेरोबैक्टेरिशिया है, शिगेला है, साल्मोनेला है, विब्रियो है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी नाम है, वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेशन पूरा हो गया हमारा। थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन इट विल बी वर्थ लिसनिंग, क्योंकि यही स्टेशन बार बार यही वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ऑस्पी में। ग्राम स्टेनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद यूरिन एनालिसिस है। यूरिन एनालिसिस में क्या होता है कि
उसकी स्लाइड प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने, वो भी मैंने वीडियो अलग से अपलोड की हुई है। यूरिन एनालिसिस की स्लाइड प्रिपरेशन क्या होता है, सबसे पहले हमने यूरिन का सैंपल लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया सैंपल, ठीक है, और इसकी हमने करनी है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ना क्या होगा कि इसके अंदर ना नीचे सेडिमेंट से बैठ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। अब उधर से हमने लेना है सैंपल और उससे प्रिपेयर होगी फिर स्लाइड। वहाँ से सैंपल ले लिया और उससे हमने प्रिपेयर की स्लाइड, जैसे बाकियों में करते हैं कि सैंपल ऐड किया और उसका स्मेयर प्रिपेयर करके ऊपर कवर स्लिप लगा के स्लाइड प्रिपेयर होगी। पहले मैंने बता दिया था कि इसको हमने देखना कि किस लेंस पे, 10x पे, सॉरी फोकस बार बार लूज़ हो रहा है, हाँ अब ठीक है, 10x पे देखना है, 40x पे देखना है हमने। ये स्लाइड प्रिपरेशन होगी। अब स्लाइड पे हमें क्या क्या नज़र आ सकता है, यूरिन के अंदर ना या तो RBCs नज़र आएंगे हमें, ठीक है, या फिर WBCs नज़र आएंगे, और या फिर नज़र आ सकते हैं क्रिस्टल्स। ये 3 चीज़ें मेनली नज़र आती हैं, और एपिथेलियल सेल्स वगैरह भी होते हैं। RBCs कैसे नज़र आते हैं, RBCs की बेसिकली डबल लेयर नज़र आती है। अब जो यूरिन की स्लाइड है इसको किसी किस्म का स्टेन नहीं किया हुआ, तो इस पर सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। जो RBC की स्लाइड है ना, वो इसमें ना एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये होता है कि साइड पर ऐसे डबल लेयर नज़र आ रही होती है और अंदर ना थोड़े से इंडेंटेड सा एरिया, जैसे मैंने फोरेंसिक की दिखाई थी ना, वो तो स्टेन्ड RBCs की थी, ये स्टेन्ड नहीं है, लेकिन ना इसमें ऐसे नज़र आते हैं डबल डबल ना, ऐसे एक नज़र आ रहा होता है। और आउटर मेम्ब्रेन पे ना कभी कभी क्रीनेशंस नज़र आ रही होती हैं। स्लाइड के ऊपर ना ऐसे होगा, एक तो डबल मेम्ब्रेन नज़र आएगी और दूसरी क्रीनेशंस नज़र आ रही होती हैं, तो आइडेंटिफाई करना है आपने कि ये है RBC। पसल्स कैसे नज़र आते हैं, पसल जैसे सर्कल के फॉर्म में नज़र आते हैं और ना उनके अंदर डॉट 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 होते हैं सारे के अंदर। तो पस मतलब WBCs, ठीक है, तो इसका मतलब है WBCs नज़र आए तो ये पस सेल्स जैसे होते हैं। उसके अलावा एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो हमेशा गुच्छे की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में इस तरह के नज़र आते हैं, ऐसे करके होते हैं, तो ये एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। या तो RBCs नज़र आ रहे हैं, ये RBCs थे, या फिर आपको WBCs नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको एपिथेलियल सेल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और एक मुझे ओपन करने दें इसको। ये यूरिन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल आ गया। सबसे पहले अगर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है, फिर फोकस ख़राब हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में यूरिन का कलर कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑर्डर, पीएच और टर्बिडिटी वगैरह, इसको एक दफ़ा बस देख लेना कि कलर क्या होता है, कि नॉर्मल यूरिन का कलर क्या है, एबनॉर्मल क्या है। नॉर्मल यूरिन का कलर होता है पेल येलो होता है या एम्बर कलर्ड होता है, और ये इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है कि आपका वाटर इनटेक कितना, स्वेटिंग कितनी है। गर्मियों में यूरिन का कलर थोड़ा डार्कर होगा, और जब आपका वाटर इनटेक ज़्यादा है या वाटर इनटेक कम होगा तो भी डार्कर होगा। वाटर इनटेक ज़्यादा है या फिर सर्दियों में तो उसका कलर थोड़ा लाइट होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की नॉर्मली होती है 1.015 टू 1.025, और उसके बाद एबनॉर्मल एबनॉर्मेलिटी क्या है कि लाइट पेल कलर हो जाए, रेड कलर हो, ग्रीनिश कलर हो, स्मोकी यूरिन हो, मिल्की यूरिन हो, ब्राउन या ब्लैक कलर वगैरह। ये सारी की सारी हर जो सा अपीयरेंस है ना एबनॉर्मेलिटी, वो है एक इंडिकेशन है कि यूरिन इस तरह का होगा तो सॉरी, यूरिन इस तरह का होगा तो क्या होगा, लाइट पेल होगा तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का है, रेड कलर होगा तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर RBCs हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, और कैंसर ब्लैडर वगैरह हो सकता है। ग्रीनिश कलर, ग्रीन बाइल ग्रीन कलर की होती है ना, तो वो बाइल पिगमेंट है, बिलीवर्डिन। स्मोकी यूरिन है, स्मोकी भी किसकी वजह से है कि हीमोग्लोबिन आ गई है उसके अंदर और वो ब्लड है तो थोड़ा स्मोकी सा हो जाएगा। मिल्की यूरिन, मिल्क वाइट, वाइट से वाइट ब्लड सेल्स, तो ये WBCs हो सकते हैं, पस सेल्स हो सकते हैं। ब्राउन या ब्लैक कलर यूरिन है तो हेमरेज है, लेड पॉइजनिंग और फिनोल पॉइजनिंग में होता है, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में होता है। और डीप पेल कलर का होगा तो वो होगा वायरल हेपेटाइटिस के केस में। अब जब हमने आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह लिए होते हैं ना, उसके केस में भी ब्लैक सा हो जाता है यूरिन। अच्छा, अब इसमें रेड कलर में पता चल रहा है RBCs हैं, अगर मिल्की यूरिन है तो उसमें WBCs हैं। आपके स्लाइड के ऊपर भी आपको RBCs या WBCs नज़र आते हैं, तो उसकी अगर पूछा जाए कि फिजिकली वो यूरिन कैसा नज़र आएगा तो उसमें बता देना कि वो रेड कलर का होगा तो इसमें RBCs हैं, और जो वाइट वाला है ना मिल्की सा, उसके अंदर WBCs होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ऑर्डर क्या हो गया कि उसकी फिशियोरोमा होती है ड्यू टू यूरिया, और ऑर्डर डिक्रीज़ हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। डिक्रीज़ किसके केस में होगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस इन विंटर, और इंक्रीज़ होती है स्वेट अल्कलाइन या क्लाउडी यूरिन और स्टैंडिंग। उसकी भी आगे एग्जांपल्स हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से, कॉन्स डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह।
टर्बिडिटी और पीएच, टर्बिडिटी क्लियर होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, और पीएच उसकी 4.1 से 8.2, इसकी पीएच इंपॉर्टेंट है, 4.1 से 8.2 नॉर्मली पीएच होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.015 से 0.025। अच्छा ये एएच नागी प्रैक्टिकल कॉपी है जिसे मैं बताया ये वाला। ओके अच्छा, उसके बाद ना यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स और डब्ल्यूबीसीज वगैरह नज़र आते हैं। डब्ल्यूबीसीज यानी पस सेल्स होंगे, तो वो कैसे नज़र आने मैंने बता दिया कि सिंपल, ये जैसे ये सेल है और उसके अंदर ना डॉट 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 नज़र आएंगे, इसमें डॉट बनाए नहीं हुए, लेट्स मेक सम डॉट्स, इसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट्स 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 नज़र आएंगे। आरबीसीज होते हैं, यहाँ पे आरबीसीज भी ठीक नहीं बनाए हुए। आरबीसीज किस तरह के होते हैं जैसे मैंने पहले बताए थे। एपिथेलियल सेल्स वगैरह मैंने सारे पहले ठीक बनाए हैं बता के, ये वाले जैसे दिखाए थे ना आपको। डब्ल्यूबीसीज कैसे होंगे, आरबीसीज और एपिथेलियल। और जो मैंने ना चैनल पे अपलोड किया हुआ है यूरिन वाली स्लाइड, उसमें मैंने एग्जैक्ट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स अपलोड किए हैं। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स आपने वहाँ से यूरिन एनालिसिस वाले को एक दफ़ा वीडियो देख लें, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स जो हमने सैंपल में देखी थी ना आरबीसीज की, पस सेल्स वगैरह की, वो वहाँ पे हैं, तो आपको वैसे स्लाइड में नज़र आती हैं, तो एक दफ़ा वो वीडियो देख लीजिएगा लास्ट में, उसका भी मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और कॉमेंट्स में भी। उसके बाद आते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के हो सकते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट के हो सकते हैं, टायरोसिन के, कोलेस्ट्रॉल के, सिस्टीन के और यूरिक एसिड के। जो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं ना वो ऐसे हैं कि रेक्टेंगल है और उसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं ना वहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दें, लाइक एक क्रॉस ड्रॉ करना है। ट्रिपल फॉस्फेट के कैसे हैं, ट्रिपल से याद किया हुआ मैंने ट्रायंगल, कि ये रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल के अंदर फिर दोनों कॉर्नर्स पे ट्रायंगल बने, टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर ट्रिपल, तो ये दोनों कॉर्नर्स पे ट्रायंगल बना है और फिर उसको एक लाइन से जॉइन कर दिया। आई वॉन्ट टू से दिस के एक रेक्टेंगल था पहले, रेक्टेंगल के दोनों एंड्स पे एक एक ट्रायंगल बना दिया और दरमियान से जॉइन कर दिया, तो ये बन गया ट्रिपल फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन, ये ना ट्री लाइक याद करें, टायरोसिन या ट्री लाइक, थोड़ा सा साउंड सेम हो जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल के तो ये इस तरह के हैं, लाइक थोड़ा जैसे वो स्नो फ्लेक्स होते हैं ना उस टाइप के। और सिस्टीन के और यूरिक एसिड के ना दोनों के सेम होते हैं, एक जैसे क्रिस्टल हेक्सागोनल होते हैं, बस यूरिक एसिड में सेंटर में एक लाइन है, सिस्टीन में वो लाइन नहीं होती। ऐसे ही माइक्रोस्कोप में एज इट इज़ नज़र आते हैं आपको। जो मैंने अपलोड की थी वीडियो उसके अंदर हमें ये नज़र नहीं आए थे, उस दिन जो यूरिन का सैंपल अवेलेबल था उसके अंदर सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी थे। अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, इसको अच्छे से याद करना है। नॉर्मल सेल्स जो से होते हैं ना, ये नॉर्मल यूरिन की बात की, ये अब नॉर्मल में डब्ल्यूबीसीज कम होते हैं, अगर एबनॉर्मल होना तो मोर देन 2 सेल्स पर हाई पावर फील्ड। जब भी हम माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं, हमने इसको देखा 40x पे देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो हमें ना एक फील्ड में हमें 2 से सेल्स नज़र आते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो ना, लाइक 2 से ज़्यादा सेल नज़र आते हैं तो वो एबनॉर्मल चीज़ है। हाई पावर फील्ड का मतलब है कि जो अब एक दफ़ा माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो ना, उस जगह पे जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उस फील्ड बेसिकली उसको कहते हैं। उसके बाद आप ना स्टेज को मूव करते हो आगे पीछे, स्लाइड को मूव करते हो तो आप दूसरी फील्ड में चले जाते हो। पस सेल्स क्या कहते हैं, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा या स्टोन्स है। आरबीसीज होंगे, ये भी ग्रेटर देन 2 होने चाहिए, और स्टोन्स की वजह से हो सकता है ब्लीडिंग हो रही हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल या फिर इन्फेक्शन हो सकती है, कोई हीमोलिटिक डिजीज़ हो सकती है। एपिथेलियल सेल्स एब्सेंट होते हैं मेल में और फ्यूअर प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में, किस वजह से कि उनका यूरिन कंटेमिनेटेड हो रहता है फ्रॉम द स्क्वेमस सेल्स ऑफ द वेजाइना। वेजाइना से स्क्वेमस सेल्स शेडिंग होती है जब यूरिन इन कॉन्टैक्ट विद वेजाइना आता है, तो वाइल द प्रोसेस ऑफ यूरिनेटिंग, तो उसमें वो कंटेमिनेशन हो रहती है स्क्वेमस सेल्स की, जबकि मेल के अंदर एब्सेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स। टीनल टिब्यूल डैमेज को या फिर स्टोन्स को शो करता है एपिथेलियल सेल्स के। अगर स्टोन होंगे तो वो एपिथेलियम को डैमेज कॉज कराएंगे, उसकी वजह से यूरिन के अंदर एबनॉर्मली आ सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के, यूरिक एसिड के और बाकी सारे क्रिस्टल्स वगैरह हो सकते हैं। ये भी कैलकुलाई या स्टोन्स को बताते हैं, सिस्टीन यूरिया का बताते हैं। उसके बाद कास्ट्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी वगैरह, और ये भी एपिथेलियल सेल्स के डैमेज है, ग्लोमेरुलाई का डैमेज बताते हैं। सो अब हमारा कौन कौन सा हो गया प्रैक्टिकल बेसिकली। फर्स्ट वाला भी हो गया, ग्राम स्टेनिंग यूरिन एनालिसिस प्रॉपर हो गया। स्टूल एनालिसिस में कहा था कि डायग्राम ड्रॉ करनी ट्रोफोसाइट की और इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की। अब स्टूल एनालिसिस का मैंने डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, एक दफ़ा मैं दोबारा शो दिखा देती हूँ आपको। ये वाला था स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन में उसकी स्लाइड प्रिपरेशन भी बताई हुई है, प्रैक्टिकली दिखाई हुई है। वैसे मैं भी बता देती हूँ, वो उसकी वीडियो अवेलेबल होगी, इसका भी मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में।
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक स्लाइड लिया, उसको इमेजिनरी लाइंस उसके ऊपर ड्रॉ कर दी, उसके 2 हाफ कर दिए, या फिर 2 अलग स्लाइड पे आपने प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पे आपने स्टूल का सैंपल लिया और साथ एक ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सेलाइन ऐड किया, और दूसरे पे आपने स्टूल का सैंपल लिया और साथ ना आयोडीन, ग्राम आयोडीन ऐड कर दी, तो ये थोड़ा पर्पल पर्पल सा हो जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ओवा या ट्रोफोसाइट देखने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन वाला यूज़ करते हैं, और सिस्ट देखना हो तो हम यूज़ करते हैं ये वाला आयोडीन वाला। ओवा ट्रोफोसाइट हमें नॉर्मल सेलाइन पे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो कुछ जो एग्स होते हैं वो बाइल स्टेन्ड होते हैं और कुछ होते हैं नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स। बाइल स्टेन्ड एग्स ब्राउन नज़र आते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग देखना चाहें उसके ऊपर आयोडीन के ऊपर, तो क्या होगा कि ये तो सारों को ही पर्पल स्टेन कर देगा, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी बाइल स्टेन्ड और नॉन बाइल स्टेन्ड में। अब उन्होंने इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का पूछा हुआ ट्रोफोसाइट्स, तो लिविंगस्टन की डायग्राम में मैं वो दिखाती हूँ आपको। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ सबसे पहले एंटमीबा है, एंटमीबा का ट्रोफोसाइट करना है, ये इसका ट्रोफोसाइट बना हुआ है, ठीक है। ट्रोफोसाइट में क्या है कि एंटमीबा का जो ट्रोफोसाइट है, एंटमीबा हिस्टोलैटिका का, उसके अंदर एक इंजेस्टेड आरबीसी होता है और एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कौन सा है, जो सर्कल है जिसके अंदर इनर डॉटेड लाइन है, रिप्रेजेंट करता है वो रेड ब्लड सेल को, ये वाला इसको ट्रोफोसाइट है। कि मतलब सिंपल आपने काइंड ऑफ एक सर्कल ड्रॉ करना है, साइड पे इसके टेल टाइप निकालने का, और उसके अंदर 2 बड़े सर्कल्स होंगे अंदर इसके अंदर, ठीक है। उसमें एक में डॉटेड लाइन होगी और एक ये वाला आ जाएगा। एक इनमें से क्या है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल है, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये वाला ट्रोफोसाइट की डायग्राम होगी एंटमीबा हिस्टोलैटिका की। और साथ उन्होंने डायग्राम पूछी हुई है कि इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की बेसिकली पूछी हुई है, और जो है जार्डिया लैम्बलिया, ये भी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है, ये उसके डायग्राम है, उसकी क्या कहते हैं उसको, ट्रोफोसाइट की। तो उसमें क्या है, इस तरह का थोड़ा सा ड्रॉ करना है आपने, हार्ट शेप ड्रॉ करें पहले, फिर ना इसको ऐसे कर दें, जैसे लाइक आप हार्ट के चैम्बर्स नहीं ड्रॉ कर रहे, और इसमें आपने आइस बना देनी है, ठीक है। और इसके नीचे से और इसके साइड से ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके आर्म्स हैं, और नीचे से उसकी लाइक माउस्टेच टाइप है, और फिर इधर से ये इस तरह के सारे पे आप हेयर टाइप ड्रॉ करके सारे में डॉट 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 लगा दें, तो ये बन जाएगा आपका जार्डिया लैम्बलिया का ट्रोफोसाइट। तो ये बस इसमें डायग्राम बनानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, रह गया सिर्फ एक, कॉगलेस टेस्ट। कॉगलेस टेस्ट कैसे करना होता है, बेसिकली कॉगलेस टेस्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम करें, सबसे पहले हम कैटालिस टेस्ट करते हैं। कैटालिस के टेस्ट की बेसिस पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव को काय को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस है वो कैटालिस होगा पॉजिटिव होगा, और जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटालिस नेगेटिव होगा। उसके बाद हम कॉगलेस टेस्ट करते हैं फर्दर स्टेफाइलोकोकस को, जो कि कैटालिस पॉजिटिव था, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके अंदर जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो कॉगलेस पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो बाकी सारे हैं ना, हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बस दिया हुआ है। अगर एग्जांपल एक्स्ट्रा याद करनी तो स्टेफाइलोकोकस सूडो इंटरमीडियस, ये थोड़ा आसान नाम लगा। वैसे टोटल ना 7 होते हैं स्टेफाइलोकोकस जो पॉजिटिव होते हैं, कॉगलेस पॉजिटिव, बट अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करेंगे। अगर किसी ने एक्स्ट्रा याद करना है तो आप याद कर सकते हैं स्टेफाइलोकोकस सूडो इंटरमीडियस। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अलावा हम बाकी सबको कॉन्स कहते हैं, कॉगलेस, नेगेटिव, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, कॉन्स। इसके अंदर 2 आ जाते हैं मेनली, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस, और हिमोलिटिकस अगर एक्स्ट्रा नेम याद करना है तो ये इन्होंने पूछा हुआ था कि कौन कौन से होते हैं कॉगलेस पॉजिटिव या नेगेटिव स्पीशी, तो ये याद करना है, बार बार रिपीट होता है, सो इसको अच्छे से याद करना है। ये वाली जितनी भी क्लासिफिकेशन, ये पूरी ही वीडियो अच्छे से याद करनी है फुल, लाइक इसको सिर्फ एक दफ़ा सुनना नहीं है, इसको मेमोराइज़ करके अपनी ना फिंगर टिप्स पे याद करना है। उसके बाद पूछा हुआ है कि मेथड क्या है इसका, रिजल्ट्स क्या है, डिफरेंस क्या है फ्री या बाउंड कॉगलेस में। सो बेसिकली कॉगलेस टेस्ट कैसे करना है, उसके मेथड्स कितने हैं, उसके 2 मेथड्स होते हैं, एक स्लाइड कॉगलेस टेस्ट होता है, एक ट्यूब कॉगलेस टेस्ट होता है। कॉगलेस क्या है, बेसिकली एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को इनटू फिब्रिन। अब आपने सैंपल ले लिया प्लाज्मा वगैरह का, उसको अगर स्लाइड पे लेंगे और उसके सैंपल लिया है ना, उसके अंदर हमने बैक्टीरिया के जो सा है वो ऐड किया स्पीशी, अगर कोगुलेशन हो गई है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है। इसी तरह ट्यूब के अंदर अगर कोगुलम बन गया इस तरह का तो वो हो जाएगा कोगुलेस पॉजिटिव। कोगुलेस टेस्ट के 2 मेथड्स हैं, स्लाइड कोगुलेस टेस्ट है या फिर ट्यूब कोगुलेस टेस्ट है। स्लाइड कोगुलेस टेस्ट यूज़ होता है बाउंड कोगुलेस को डिटेक्ट करने के लिए, और ट्यूब फ्री कोगुलेस के लिए। अब बेसिकली ना कोगुलेस एंजाइम की 2 टाइप्स हैं। ये सपोज एक बैक्टीरियल सेल है, ये उसकी सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर उसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका आ गया साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के अंदर कोगुलेस एंजाइम होना उसको हम कहते हैं फ्री कोगुलेस, वो साइटोप्लाज्म में होता है।
और जो बाउंड कोगुलेज है ना, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ सेल वॉल का पार्ट है, तो उसको हम कहेंगे बाउंड कोगुलेज। हमने बाउंड कोगुलेज को चेक करने के लिए होता है स्लाइड टेस्ट, और जो स्लाइड से याद रखने के साइड पे लगा हुआ है, यानी सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे लगा हुआ है, तो उसके लिए साइड पे लगा हुआ है, तो स्लाइड टेस्ट है बाउंड कोगुलेज के लिए। और जो फ्री फ्लोटिंग है, तो वो ट्यूब में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, उसके लिए क्या है, फ्री कोगुलेज टेस्ट है, ट्यूब टेस्ट यूज़ होगा। कोगुलेज ने क्या करना है, कन्वर्ट करना फिब्रिनोजन के फिब्रिन में। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स मेथड, और आई होप समझ आ गई होगी सारे अच्छे से, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।